ये बिहार का चुनाव है, साख का चुनाव है, दिग्गजों पर दांव है। पीएम मोदी की अग्नि परीक्षा है, दांव पर महागठबंधन की प्रतिष्ठा है। प्रशांत किशोर की रणनीति है, कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है। बात नीतीश के भरोसे की भी है। अपराध भ्रष्टाचार का शोर है, वोट चोरी पर विपक्ष का जोर है। इसलिए एक सवाल उठे बार बार, इस बार बिहार में किसकी सरकार? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। और अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना कि इस बार बिहार में किसकी सरकार। और देखिए, ये तो खैर रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा, लेकिन रिजल्ट से पहले सबको यहां पर इंतजार है कि आखिर विधानसभा चुनाव बिहार में कब होने जा रहे हैं। और बस थोड़ा सा इंतजार आपको करना है। अब सिर्फ आधे घंटे के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे सामने डेट सामने आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्नि परीक्षा इसे माना जा रहा है। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या फिर प्रशांत किशोर हो, ये वो तमाम दिग्गज है जिनकी साख दांव पर लगी हुई है। और बिग ब्रेकिंग आपको इस वक्त की बता देते हैं कि अब से थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और माना जा रहा है कि इस बार भी 2 चरणों में मतदान हो सकते हैं। चुनाव के ऐलान के साथ ही पूरे बिहार में आचार संहिता लागू हो जाएगी। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में चुनाव संभव है। तो देखिए, चुनाव आयोग आज बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है अब से थोड़ी ही देर में। बाकायदा देखिए, IBC 24 पर आप काउंटडाउन भी देख रहे हैं। 30 मिनट यानी कि सिर्फ आधे घंटे के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज जाएगा। चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। 22 नवंबर 2025 तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेनी होगी, क्योंकि कार्यकाल बिहार विधानसभा का 22 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। सभी दलों ने निर्वाचन आयोग से छठ के बाद वोटिंग कराने की मांग भी की है और माना जा रहा है कि राज्य में 2 फेज में वोटिंग होगी। और लगातार हम आपको हर एक अपडेट बिहार विधानसभा चुनाव की जितने भी समीकरण है वो समझाते हैं, आपके सामने हर एक रिपोर्ट रखते हैं। लेकिन आज ऐलान हो जाएगा कि बिहार विधानसभा की आखिर मतदान कब होने हैं, रिजल्ट्स कब आना है और इस बार बिहार की सत्ता में कौन काबिज होता है। देखिए, 2020 की यदि बात की जाए तो 2020 में समीकरण पूरी तरह से अलग थे। एनडीए के जो साथी थे, अब उनके कुछ साथी छिटक करके अब वो महागठबंधन में चले गए हैं। महागठबंधन के कुछ साथी छिटक करके एनडीए में आ चुके हैं और जो दूसरे दल हैं वो भी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बड़े बड़े नेताओं की, दिग्गजों की काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एंटी इनकम्बेंसी की, कि वो उसे कैसे मात दे पाएंगे, अपने नेतृत्व को कैसे साबित कर पाएंगे। जबकि बीजेपी की अधिक सीटें जीतकर विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का भी बीजेपी को सामना करना है। तेजस्वी यादव के सामने ये चुनौती है कि लगातार उनके परिवार के ऊपर जंगल राज के जो आरोप लगे हैं, जंगल राज के इन निशानों पर आए अपने शासन का उन्हें जवाब देना होगा। वहीं प्रशांत किशोर ने भी यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ये उनका पहला पूर्ण विधानसभा चुनाव है और उन्हें फुल इलेक्शन में अपने रणनीतिक कौशल को इस बार साबित करना है। अभी तक दूसरे दलों के लिए उन्होंने रणनीतिकार के तौर पर काम किया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पीके का जादू बिहार में कितना चल पाता है। और देखिए, 2025 में चुनाव में एनडीए का साफ कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही और उनके चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी महागठबंधन में थोड़ी असमंजस की स्थिति है कि इस बार उनका सीएम फेस कौन होगा। तो देखिए, अब थोड़ी ही देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब चुनावी बिगुल फूंक जाएगा, क्योंकि देखिए, अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है चुनाव आयोग की। और जेडीयू ने तो नारा भी दे दिया है, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। तो क्या इस बार बिहार की जनता जेडीयू के इस नारे पर भरोसा कर पाएगी? क्या इस बार फिर से 2030 तक नीतीश नजर आएंगे या फिर इस बार फिर से कुछ सियासी समीकरण अलग हो जाएंगे? क्योंकि जब बिहार में 2020 में सत्ता में हमने देखा था कि किस तरह से भाजपा के साथ ही नीतीश कुमार गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने गुलाटी मारी, पलटी मारी, फिर वो चले गए आरजेडी के साथ, फिर सीएम बने, फिर उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। तो ऐसे उनका आना जाना लगा रहता है। लेकिन 2025 से 2030 तक क्या फिर से नीतीश आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।
देखिए, सबकी नजर टिकी हुई है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, क्या इन मुद्दों का असर कितना हो पाता है। जो बड़े मुद्दे हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। SIR जो इंटेंसिव रिव्यू किया गया है वोटर लिस्ट का, इसको लेकर के वोट चोरी के आरोप भी काफी लगाए राहुल गांधी ने। ये कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, इनके बेसिस पर ही जनता यहां पर मतदान करेगी। भ्रष्टाचार, कई गंभीर आरोप लगे हैं एनडीए के ऊपर, और बेरोजगारी का मुद्दा तो बिहार में सबसे ज्यादा है ही। और क्या बिहार का विकास उतना हो पाया है जितने दावे किए जाते हैं। और अपराध का जो अभी हमने अचानक से ग्राफ देखा है कि हॉस्पिटल में घुस करके दिन दहाड़े किस तरह से गोलियों से लोगों को भून दिया गया था, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो रोजगार को लेकर के पलायन होता है बिहार में, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर इस बार बिहार की जनता मतदान करने जा रही है। विदेशी घुसपैठ, इसको लेकर के भी एनडीए ने अपनी आवाज बुलंद की, और पेपर लीक का मामला हमने देखा है कि कितना इस बार बिहार में जोर शोर से उठाया गया है। तो ये वो तमाम बड़े मुद्दे हैं। इन मुद्दों के बेसिस पर ही इस बार बिहार की जनता तय करेगी कि वो सत्ता किसे सौंपने जा रही है। देखिए, अब से थोड़ी देर में चुनाव आयोग बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल बताएगा। बिहार में 243 सदस्य विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद चुनाव कराने का आग्रह किया, और इसको लेकर के अभी से कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। अलग अलग सियासी दल क्या कह रहे हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, सुनवाते हैं। हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी दल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों ने काम किया है। तो चुनाव का ऐलान जब भी होगा, आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, जीतेगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए, डबल इंजन की सरकार बिहार में रहेगी, क्योंकि बिहार तरक्की के रास्ते पे था। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकता। बिहार की जनता जो पिछले 20 साल से कामकाज देखी है, अपने कामकाज पर वोट डालेगी। जो 20 साल का कामकाज है, सिर्फ हम लोग प्रॉमिस करने नहीं आए, हम लोगों का इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है काम, और पहली बार बिहार को डबल इंजन सरकार का मौका मिला है। तो उस डबल इंजन का जो इफेक्ट है वो दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन पूरी तैयारी के साथ खड़ी है, सब तैयार है चुनाव के लिए, और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। वो 2 फेज में कराना चाहते हैं, 1 फेज में कराना चाहते हैं, हम लोग हर तरह से तैयार हैं। इस बार की बड़ी लड़ाई है सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए और बिहार को बनाने की लड़ाई है। ये बिहार में डबल इंजन की निकम्मी नकारा खटारा नीति से सरकार है, इसलिए बिहार की जनता इस बार है तैयार, बनाएगी तेजस्वी सरकार। अब ये नकारा सरकार को नहीं करेगी स्वीकार। तो तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और अब से थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग बिहार चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर देगा। और कहने में इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जितने भी सियासी दल हैं, जो भी दिग्गज हैं, उनकी अब दिलों की धड़कनें बहुत तेज हो रही होंगी, क्योंकि चुनावी बिगुल अब बस बचने ही जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ एडिटर इन चीफ IBC 24 के रविकांत मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं। रविकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अब से थोड़ी ही देर में बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी होने वाला है। 2020 का भी हमने देखा था बिहार इलेक्शन, काफी दिलचस्प था, लेकिन 2025 आते आते पूरा ही सियासी समीकरण बदल चुका है। तो 2020 2025 कितना अलग देख रहे हैं सर आप इन दोनों चुनाव? देखिए, बिहार के जो चुनाव होते हैं ये बहुत ही दिलचस्प होते हैं, हमेशा से ही दिलचस्प होते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी वॉलेटाइल है, और वहाँ की जो राजनीति है वो बहुत दिलचस्प है। उस राजनीति के जो कैरेक्टर्स हैं, जो वहाँ के उसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी दिलचस्प होते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार से हैं, नीतीश कुमार हैं। तो जितने भी और जिस तरीके की उठा बैठक वहाँ पे होती रहती है राजनीति को लेके, वो और कहीं ज़्यादा राज्यों में नहीं देखी जाती। पहले यूपी में भी देखी जाती थी, लेकिन यूपी पिछले कई सालों से स्टेबल है। लेकिन आप ये देखिए कि बिहार में, चाहे हम 20 के बाद जैसा आपने पूछा या उससे हम पहले पूछें या पहले की देखें, तो नीतीश कुमार को पलटू CM के रूप में ज़्यादा जाने लगा, क्योंकि कभी वो सरकार बनाते थे बीजेपी के साथ, फिर बीच में वो तेजस्वी के साथ चले जाते थे, जो कि वहाँ की विपक्षी पार्टी RJD, या फिर कभी उन्होंने सरकार RJD के साथ बनाई और फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। फिलहाल वो बीजेपी के साथ हैं, NDA गठबंधन की वहाँ पर सरकार है, और वो कई बार मंचों से कह चुके हैं कि अब मैं बिल्कुल भी पलटूंगा नहीं, वापस नहीं जाऊंगा और इसी में रहूंगा। तो ये काफ़ी दिलचस्प है, और कई राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। जितने भी समीकरण बदले हैं उसके केंद्र में हमेशा नीतीश ही रहे हैं,
और लगातार अभी तक सबसे लंबे 18 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री हैं, एक सबसे लंबा कार्यकाल उनका हो गया है बिहार में मुख्यमंत्री होने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब मिला के बिहार की राजनीति को बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बनाता है, बहुत दिलचस्प बनाता है। और अभी थोड़ी देर में इस बार एक फिर से शुरू हो जाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करेगा तो कि अब कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या जनता को वादे करके वो सरकार में आएंगे, ये सब अभी शुरू हो जाएगा आज जैसे ही अनाउंस होंगे इलेक्शन। बिल्कुल। असर आपने मुद्दों का जिक्र किया, तो मुद्दों के साथ जो सबसे बड़ा वहां पर एसआईआर को लेकर के हमने देखा है कि सियासी दंगल छिड़ा हुआ है। और अभी भी जब पॉलिटिकल रिएक्शंस में सुन रही थी तो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अभी भी चुनाव आयोग बीजेपी के ही सेकेंड हैंड के तौर पर काम कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अभी चुनाव का तो ऐलान नहीं हुआ है तारीखों का, और उसके पहले फिर से चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है? और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के आपको क्या लगता है सर कि क्या वाकई ये इलेक्शंस को उतना इफेक्ट कर पाएंगे क्या? देखिए, अब ये जो एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, ये एक इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा नहीं कि ये पहली बार किया हो, ये पहले भी होते रहे हैं और पूरे राज्य में होते रहे हैं, पूरे देश में ऐसा हुआ है कि कुछ समय बाद जो इलेक्टोरल जो रोल होते हैं, जो वोट जिसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं, उनको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने का मतलब ये है कि कई लोग अगर इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके नाम उसमें लगातार रहते हैं, कई लोग अगर एक दूसरी जगह से दूसरी जगह चले गए तो उनके नाम उसमें रह जाते हैं, उनका दो जगह वोटर आई कार्ड बना होता है। तो इस तरह की चीज़ों को सही करने के लिए एसआईआर एक हमेशा से इलेक्शन कमीशन का एक टूल रहा है जिसको वो करते रहे हैं। लेकिन इस बार उसको विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा बनाया और खासकर राहुल गांधी तो लगातार इस चीज़ को मुद्दा बना के रहे, और यहाँ तक कि उन्होंने बिहार में वोट चोरी को मुद्दे को लेके पूरी यात्रा की, उन्होंने वहाँ पे यात्रा निकाली तेजस्वी के साथ। तो ये एक मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि चुनाव में ये एक बड़ा भारी मुद्दा होने वाला है। जो मुद्दा वहाँ पे होने वाला है, एक सुशासन के शब्द के साथ नीतीश कुमार आए थे, लेकिन अब विपक्षी पार्टी को कहना है कि भाई वो सुशासन बाबू नहीं रह गए, अब कुशासन बाबू हो गए हैं। दूसरा, एक वहाँ पर कोई इंडस्ट्री इतने सालों तक नहीं आ पाई, चाहे उससे पहले आरजेडी का शासन रहा हो 20 साल का या 20 साल का नीतीश का हो, तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। रोज़गार का मुद्दा एक बहुत बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर इम्प्रूव हुआ है, लेकिन जो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है। और एक और बात है कि बिहार में कास्ट इक्वेशंस के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वोट डलते हैं, तो ये ज़्यादा मुद्दे भारी रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वोट चोरी का या एसआईआर का मुद्दा हावी रहेगा। ठीक है सर, आपने यही बात की कि जातिगत समीकरण बिहार में कितने हावी हो जाते हैं हमने अक्सर देखा है, और जातिगत जनगणना को लेकर के भी हमने देखा था कि पूरा यू टर्न लेना पड़ा मोदी सरकार को। तो ओबीसी फैक्टर बिहार में बहुत काम करता है, तो आपको लगता है कि इस बार भी वाकई ये जो जातिगत समीकरण है काफी हद तक इलेक्शन को प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, बिहार के अगर हम खासकर बिहार के चुनावों की बात करें, हालांकि पूरे देश में ही चुनावों में जातिगत समीकरण होते हैं उसका असर पड़ता है, लेकिन बिहार में इसका असर कुछ ज़्यादा है और हर चुनावों में ये देखने को मिलता है। और जिस तरीके के गठबंधन अगर आप देख रहे हो कि एक तरफ एनडीए गठबंधन है जिसमें कि मोटे तौर पर 5 पार्टियां हैं, बीजेपी है, आपका जेडीयू है, हम पार्टी है जीतन राम मांझी की जो एकदम मुशर उससे आते हैं, एक आपकी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वो भी ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं, एक दलित रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान है, उनकी एक पार्टी है एलजेपी। तो इस तरीके से एक पूरा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और खुद जो नीतीश कुमार हैं जो कि कुर्मी जाति के हैं, उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी और इंडिया ब्लॉक को देखें तो उसमें कांग्रेस है जो कि जिसका इतना बड़ा प्रभाव अभी नहीं है, लेकिन जो आरजेडी है वो हमेशा मुसलमान और यादव के वोटों पर हमेशा से वो बैंक करती रही है कि उनको, जिसको माय फैक्टर कहते हैं, तो मुस्लिम और यादव वोट उनको लगातार मिलते रहे, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जो अति पिछड़े वाले जो बिहार में हैं, वो अभी हाल के चुनावों में देखा गया कि वो एनडीए की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है। तो यही सारी वहाँ पर अब खींचतान होगी कि कौन किसके लिए। अब जैसे महिलाओं के लिए एक नया फैक्टर कई चुनावों में निकल के आया है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से करीब 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये बांटे गए। तो ये एक नया एक फैक्टर जो महिलाओं के वोटर को आकर्षित करने का है। सर, ये भी तो क्या आपको लगता है कि इस बार आधी आबादी की पूरी भागीदारी रहेगी? क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र में भी महिलाओं को जादू चला, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा। तो क्या इस बार वुमेन फैक्टर, एक्स फैक्टर वाकई साबित होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए क्या है आकांक्षा की, ये जो महिलाओं वाला जो फैक्टर है ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ। हाँ। जब एक लाडली बहना योजना शुरू की शिवराज ने, और अभी भी कंटिन्यू है मोहन यादव जी की सरकार में भी,
वहाँ से ये शुरू हुआ और बीजेपी को लगा कि यार एक ऐसा मंत्र है जिसमें लगभग जो 50% लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, वो एक मुश्त उनके पास आ जाते हैं वोट देने के लिए। तो इसलिए उन्होंने उनको हर राज्य में अपनाया, जैसा कि अभी आपने बताया, और उनको सफलता भी मिली अपेक्षित। जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र, जिसमें ऐसा लग रहा था कि एनडीए हार जाएगी, वहाँ पर वो जीत गई इस महिला फैक्टर। तो उन्होंने बिहार में ऑलरेडी अपना दिया। देखिए आपको, उन्होंने इतनी महिलाओं को बांट दिया 10-10 हज़ार रुपये। अब कैसे उनके बांटा, उससे क्या होगा, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि ये एक वोट खरीदने के लिए रिश्वत देने जैसा है। तो ये शुरू हो गया है और इसका असर अगर दूसरी जगहों पर पड़ा तो वहाँ भी पड़ना लाजमी है। तो ये तो ऑलरेडी हथियार फेंक दिया गया है। ठीक है।